गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंगर इतिहास की क्लास लेके आया हूँ। जो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, फिर एशिया की सभ्यता, उसके बाद यूरोप की सभ्यता पढ़ी थी। अब उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं इतिहास पढ़ने का तीसरा टॉपिक, आदि ऐतिहासिक खत्म कर लिया, प्राक ऐतिहासिक खत्म कर लिया। अब उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है उसको पढ़ते हैं ऐतिहासिक। आपको बता रहे हैं कि इतिहास को पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है। इतिहास को कभी आप पूरा ना लें, इतिहास को टुकड़े टुकड़े में अगर पढ़ेंगे तो उसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि प्राक ऐतिहासिक पढ़ा था हम लोगों ने, जिसकी सभ्यता को जो ना तो लिख के गए हैं ना कुछ उनको पढ़ा जा सकता है। उनके जो हथियार मिले हैं, हैंड एक्स मिले हैं, तो इन हथियारों के हिसाब से उनका नाम पाषाण काल के हिसाब से उनको पढ़ा जाता है। दूसरी चीज़ आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक में क्या है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसको लिखा तो गया है पर इसको पढ़ा नहीं जा सकता। ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके आगे के देखो, दो टुकड़े में हम लोगों ने वो कवर कर लिया। अब इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक बड़ा सिंपल है। ऐतिहासिक पढ़ने के लिए तीन मुख्य बिंदु आते हैं। तो तीन मुख्य बिंदु में हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक, पुरातात्विक, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें जो खुदाई में निकली थी उसके हिसाब से हमने उसको बांट दिया। इतिहास को पढ़ने का कितना सिंपल तरीका, उसको पहले बांट दो आप पुरातात्विक में। और कहाँ से हमें इतिहास समझ में आता है, जो विदेशी लोग आए थे भारत में, तो वो क्या लिख के गए हैं, क्या छोड़ के गए हैं अपने उस समय में जब आए हैं, तो क्या लिख गए थे उसके साथ। जो भी बातें लिखी होंगी भारत कैसा था या जो भी था, मतलब जो भी कुछ लिख गए होंगे तो वो सब समझ में आता है। या फिर उसके बाद तीसरा नंबर उसका आता है साहित्य का। साहित्य को भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं। साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया था, धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था, पुरातात्विक। पुरातात्विक के बारे में, तो पुरातात्विक में क्या पढ़ा था हमने, सिक्के निकले थे, सिक्के मिले थे, और दूसरी चीज़ मिली थी अभिलेख। क्या क्या होता था पुरातात्विक में, हमने कैसे बांटा, सिक्के के हिसाब से और अभिलेख के हिसाब से। तो सिक्के के हिसाब से क्या मिला था हम लोगों को, पुराने सिक्के मिले थे, जैसे कि आपको सिंधु सभ्यता के सिक्के, जैसे सिंधु सभ्यता के सिक्के जो मिले थे हम लोगों को, टेराकोटा, मौर्य काल के सिक्के आहत, शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए थे, सोने के सिक्के यूनानी वंश ने चलाए थे, सोना शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने चलाए थे। और इसके बाद क्या हुआ था, अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, गुप्तकाल ने। आप लोग भी ऐसे याद करें कि अशुद्ध सोना गुप्तकाल, सर्वाधिक सोना गुप्तकाल, चांदी के सिक्के गुप्तकाल, मयूर शैली गुप्तकाल, और कौड़ियों का प्रयोग गुप्तकाल। कौड़ी तो जानते हैं। इसके बाद आते हैं चमड़े। चमड़े के सिक्के भी आए थे, एक चलवाए थे हुमायूं ने, वो एक किसी शर्त के हिसाब से चलाए थे। उसके बारे में हम आपको इतिहास में आगे पढ़ाएंगे जब वो चैप्टर आएगा। रुपया, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने चलवाए थे। दाम, अशरफी, रुपया, ये सारी चीज़ें शेरशाह सूरी के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, इसके लिए अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। ये वीडियो जितनी बार देखेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन ना लें कि हमें इसमें इतिहास बोरिंग लगता है या कुछ लगता है। आप हंसी खुशी हंसते खेलते इन सब चीज़ों को सुनते जाएंगे, कहानी की तरह आपको याद होती जाएगी। और इतनी आसान तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अच्छा लगे या बुरा लगे वो हमें सब बताएं बातें, कि आपको क्या ठीक लगा क्या नहीं लगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया था आपको, जो पुरातात्विक, तो हमने एक हिस्सा कवर कर लिया ऐतिहासिक का, पुरातात्विक वाला, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिक्के, और क्या पढ़े थे, अभिलेख। अभिलेख बताई दिया है, शिलालेख, स्तंभालेख, गुफा आलेख और भित्ति आलेख। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, दूसरा हिस्सा जो आता है उसको कहते हैं विदेशी यात्री। क्या कहते हैं,
विदेशी यात्री। अब विदेशी यात्री कितने सारे लोग आए थे भारत में, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो विदेशी यात्री आए थे आपके हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी, प्लिबी जिन्होंने न्यूट्रल हिस्टोरिका लिखी, नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी, और एक आए थे टॉलमी जिन्होंने जियोग्राफिका लिखी थी। ठीक, और मेगास्थनीज आया था, अल्बरूनी आया था, फायान आया था, चीनी के आए थे फायान, हेंसवांग, संयुगिन और इत्सिंग, ये 4 आए थे चीनी से, ये चीन से आए थे। और इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था। ठीक है, तो अब इनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ते चले जाते हैं। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये विदेशी यात्री, ये लोग जब आए थे ना भारत में, तो जब ये भारत में आए तो या तो कुछ भारत को समझा होगा, उसके बारे में लिखा होगा कि लोग कैसे रहते थे, क्या उनकी कल्चर्स थे, क्या उनकी संस्कृति थी, कैसे रहते थे। तो ये सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं अपनी अपनी किताबों में। तो थोड़ी सी बात है, अगर इसको हम देखा जाए तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे ये हेरोडोटस आए थे, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी, जिससे पता चलता है कि हिस्ट्री को कैसे कैसे हमको पढ़ना है। उन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया था। और प्लुवी ने भी अपना काम किया था, नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी। टॉलमी जिसने ज्योग्राफिका लिखी थी, और इसने क्या बोला था कि जो सूरज होता है पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। अजीब बात हमको आज अजीब लग रही, जब उसने उस टाइम बोला होगा तो सोचिए कितने लोगों ने बात मानी होगी। और यही सत्य था कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, सूरज। अगर कॉपरनिकस ना आता तो समझ में ना आता कि चक्कर सूरज लगा रहा है कि पृथ्वी लगा रही है। तो कॉपरनिकस ने बताया था कि ये टॉलमी झूठ बोल रहा है, और चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी, सूरज की। पृथ्वी ग्रह है और ये ग्रह सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। जो मेगास्थनीज जो आया था, मेगास्थनीज के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था इन्होंने। ठीक, अलबरूनी आए थे, अलबरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद। चीनी नागरिक आए थे फायान, फायान ने क्या किताब लिखी थी, फोक क्यू की। फायान की किताब थी फोक क्यू की। उसके बाद आया था संयुगिन, फिर आया था ह्वेनसांग, और इसकी किताब का नाम था सोयूकी। क्या नाम था, सोयूकी। इसके बाद आया था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का था, तब यहाँ भारत में सल्तनत का टाइम चल रहा था। फिर आया था इत्सिंग। अगर चीनी नागरिकों का अगर क्रमवार अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले बताएंगे आप फायान, संयुगिन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन काल में आया था, फायान आया था, संयुगिन आया था। अब इन लोगों ने अब भारत में रह के कुछ किताबें लिखी थी, पर ये 2 लोग थे जो संयुगिन और आपके इत्सिंग, ये क्या कर रहे थे, ये भारत में रहे, ये भारत से बौद्ध धर्म की किताब ले गए। त्रिपिटक तो आप जानते होंगे। तो त्रिपिटक की ये त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म की किताबें होती हैं जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों होती हैं। जैसे सबसे छोटा होता है जो विनय पिटक है, सूत्र पिटक सबसे बड़ी पुस्तक है बौद्ध धर्म की। इसको बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया भी होती है सूत्र पिटक, मतलब टोटल, मतलब सब कुछ। एनसाइक्लोपीडिया तो जानते होंगे आप, एनसाइक्लोपीडिया मतलब जो आजकल इंटरनेट में चलता है, आप 2 अक्षर डालें, 2 अक्षर के हिसाब से पूरी डिक्शनरी खुल जाती है, उसको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। और अभिधम्म पिटक तो सबसे लास्ट में। तो इसने क्या किया था, इत्सिंग और संयुगिन ने, ये भारत से त्रिपिटक की 400 फोटो कॉपी करा के ले गए थे। और उस ज़माने में फ़ोटो कॉपी कैसे होती थी दोस्तों, फ़ोटो कॉपी उस ज़माने में मशीन नहीं थी, तो ये खुद लिखते थे अपने हाथों से और लिखवाते थे अपने चेलों से या अपने लोगों से, उनसे कहते थे कि लिखिए। तो टोटल जैसा वो छपा था वैसे की वैसी उन्होंने किताबें लेके 400 प्रतियाँ लेके गए थे यहाँ से भारत से चाइना। देखिए, और चाइना, भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले कितने कम लोग हैं और चाइना में मानने वाले कितने ज़्यादा। जबकि बौद्ध धर्म सबसे शांति का धर्म माना जाता है, पर होता क्या है, मानने वाले कौन है अब सबसे ज़्यादा, चाइनीज़। और चाइनीज़ जितना कोई जानवर और प्राणियों को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता जितना ये लोग पहुंचाते हैं। ये भी उन्होंने बर्बाद करके रख दिया धर्म को। ठीक है दोस्तों, और
इसके आगे अब चलते हैं। अब्दुल रज्जाक ने बताया था मल्लाई साहिंद, तो ये सारी बातें बताई थी। और इसमें बताया है कि अशोक ने छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगा दी थी। अशोक ने छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगा दी थी, इसका मतलब ये था कि फालतू खर्चे ना हो। अगर सही मायने में देखा जाए, अशोक के हिसाब से ये लगता था कि ये सिर्फ त्यौहार जो होते हैं वो अमीरों के शौक़ हैं, इनमें अमीरों के मज़े रहते थे और गरीबों को तो समझ ही लो आपको क्या होता है, बेचारे कुछ नहीं कर सकते, उनको तो और ज़्यादा बुरा लगता होगा इस त्योहारों में। तो इसलिए उन्हें अशोक ने सारे छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगा दी थी, बड़े त्यौहार मना सकते थे। और देखा जाए तो त्योहारों में जैसे कुंभ का मेला लगता है, तो ये जो भी त्यौहार होते हैं, आप दीपावली देखिए, होली देखिए, इसमें क्या है, आम आदमी छोटे से छोटा आदमी भी छोटे छोटी चीज़ें दुकान लगा के अपना रोजगार स्थापित कर सकता है। जैसे कि कुंभ के मेले में जाइए तो लाखों करोड़ों इंसान आते हैं मेले में, तो उसी हिसाब से लोग अपने कमाई का साधन ही बना लेते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों ये बातें तो हो गई आपकी विदेशी यात्री की। तो पहला पुरातात्विक, दूसरा विदेशी यात्री, जहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा आता स्रोत है साहित्य। अब साहित्य का मतलब होती है लिखी हुई पुस्तकें। तो लिखी हुई पुस्तकें उस ज़माने में कैसी थीं, गैर धार्मिक भी थी और धार्मिक भी थी। तो गैर धार्मिक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? गैर धार्मिक आती है आपकी इंडिका, जो विदेशी पुस्तक थी, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी और अभिज्ञान शाकुंतलम, अकबरनामा, पृथ्वीराज रासो, धन्वंतरी, चरक संहिता, हर्षचरित, कादम्बरी। तो ये सारी जो किताबें लिखी गई थी, इनसे धर्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं थी। जैसे अकबरनामा में अकबर के राज्य विस्तार, उसकी कार्य प्रणालियाँ, उसके अच्छे काम या बुरे काम, ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के समय कैसा राज्य चलता था, क्या होता था, क्या नहीं होता था, उसका कल्चर क्या था, कैसे लोग रहते थे, प्रजा खुश थी या दुखी थी, ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। धन्वंतरी जिसमें आपकी चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता हड्डी विशेषज्ञ से संबंधित है, हर्षचरित, कादम्बरी, ये सारी जो किताबें लिखी गई हैं इन्हें गैर धार्मिक किताबें कही जाती हैं, क्योंकि और इससे इतिहास के बारे में भी पता चलता था कि उस ज़माने में, उस समय में क्या कल्चर रहा होता था अपने भारत में। ठीक, इसके बाद आते हैं धार्मिक। दो भागों में बांट दिया ना साहित्य इतिहास को, दो भागों में, गैर धार्मिक और एक धार्मिक। तो गैर धार्मिक ये सारी किताबों जो हमने नाम लिया है, विज्ञान शाकुंतलम, अकबरनामा, पृथ्वीराज रासो, धन्वंतरी, चरक संहिता, हर्षचरित, कादम्बरी, इंडिका और अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी गैर धार्मिक में। धार्मिक में कौन सी कितने भागों में बांटा? देखो, धार्मिक को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। नंबर एक गैर धार्मिक, सॉरी गैर ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं। और ये कौन से आते हैं? वेद उपवेद। जो ब्राह्मण के धर्म आते हैं इन्हें कहते थे वेद उपवेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, महाभारत, रामायण। ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? धार्मिक किताबों में। तो ये धार्मिक किताबें हैं। इसे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बांटा गया, क्योंकि उस समय जो ये सारी चीज़ पढ़ लेता था, कौन सी सारी चीज़ें? ये आपकी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें। जो ये सब चीज़ पढ़ लेता था उनको ही ब्राह्मण बोला जाता था। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए हो। ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आप ब्रह्म, इस सारी चीज़ों की ज्ञाता हैं, इसका मतलब आपके पास ब्रह्म ज्ञान है, तो आप ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो ये सारी वेद उपवेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, महाभारत, ये पुराण उराण सब इसी में आते हैं और इसे कहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, तो ये एक दो भागों में बांट दिया गया। एक बांटा गया गैर ब्राह्मण किस में बटा है? जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। और जैन धर्म के पास देखो अपनी किताबें हैं जिसमें
ये भी साहित्य तो है। आगम, 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, कर्म सूत्र, भगवती सूत्र, ये सारी चीज़ें, ये सारी बुक्स कहाँ आती हैं? जैन धर्म में। बौद्ध धर्म में कितनी आती हैं? बौद्ध धर्म में आती हैं आपकी त्रिपिटक और जिसके अंदर 3 किताबें हैं, विनय सूत्र, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सारी चीज़ें। अभी हमने आपको बताया था बौद्ध धर्म का सबसे बड़ी पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया, इसको कहती है सूत्र पिटक को। एक है ललित विस्तार, जिसमें जीवनी लिखी गई है बुद्ध की, पूरी जीवनी कि बुद्ध का जन्म हुआ, उसके बाद वो जाते हैं, उनकी शादी करा दी जाती है, उनकी माँ बचपन में गुजर जाती हैं, उनकी पालन पोषण उनकी मौसी करती हैं, उनका नाम गौतमी था, प्रजापति गौतमी, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। और पूरा A to Z लिखा गया ललित विस्तार में। फिर जातक कथाएं के बारे तो सुनी होंगी, इसमें 200 पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं, पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं जातक कथाओं में। और फिर आता है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। 16 महाजनपद, अब आप समझ लीजिए कि इतिहास में आप प्रवेश कर गए, अब राजा महाराजाओं का ज़माना आ गया है। अंगुत्तर निकाय में ये सब चीज़ दर्शाई गई है, 16 महाजनपद। अब आप समझ लीजिए कि ओरिजिनल जो आपका इतिहास स्टार्ट होने वाला है वो अब यहीं से स्टार्ट होगा। तो अब आप अपनी कमर कस लीजिए और अब बस तैयार रहिए, बहुत शानदार तरीके से आपको इतिहास पढ़ाएंगे। अगर आप बोरिंग होते हैं, आप जो जैसा भी आपको फील होता है वो कृपया करके हमें ज़रूर बताएं। थोड़ा नए नए हैं तो हो सकता है हमें चेंज भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। तो आज की किताब यहीं, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट।